नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है गुमान। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। श्रेया की सास अस्पताल में भर्ती थी। उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल श्रेया के मायके के पास था और श्रेया के घर से काफ़ी दूर पड़ता था। श्रेया अपनी सास की इकलौती बहू थी। अस्पताल और घर के चक्कर लगाने की वजह से श्रेया को बहुत परेशानी हो रही थी। वह सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। उसके बाद घर के सारे काम निपटाती थी। फिर सास के लिए अलग से खाना बनाती और उसे लेकर खुद अस्पताल जाती थी, क्योंकि उसका पति नाश्ता देकर ऑफिस चला जाता था। अस्पताल में सास को दोपहर का खाना देने के बाद में घर जाकर दोबारा खाना बनाने का टाइम नहीं होता था। बच्चों की छुट्टियां भी इस वक्त चल रही थी। वह अपने पति को भी लंच नहीं दे पा रही थी। बच्चे और वह सभी 2 दिनों से खाना ऑर्डर करके खा रहे थे। दोपहर का खाना बाहर से खाने के बाद वह बच्चों का होमवर्क और बाकी काम करती थी और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शुक्र है कि डॉक्टर ने रात को सास को सिर्फ रोटी सब्जी खाने को कहा था, इसलिए उसे 2 तरह के खाने का झंझट नहीं करना पड़ता था। वह आराम से रात का खाना बना लेती, लेकिन फिर उसे खाना लेकर अस्पताल जाना पड़ता था, जहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि वह अस्पताल में ही रुकता था। श्रेया उन्हें खाना देकर घर आती थी और सुबह उसका पति अस्पताल से घर आता और नाश्ता लेकर ऑफिस चला जाता था। अस्पताल और घर की दूरी अधिक होने के कारण श्रेया को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही श्रेया, उसके पति और बच्चों को दोपहर का खाना रोज बाहर से ऑर्डर करके खाना पड़ रहा था। लेकिन कोई बाहर का खाना कितने दिन खा सकता है। श्रेया का मायका अस्पताल के बिल्कुल करीब था, तो श्रेया की माँ ने कहा, तुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, तू बाहर का खाना कितने दिनों तक खाएगी। चल, तेरा और दामाद जी का तो तब भी चल जाएगा, पर बच्चों को रोज रोज का बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है। एक काम कर, तू दोपहर में जब अपनी सास के लिए खिचड़ी लेकर जाती है, उसके बाद अपने घर न जाकर यहीं पर आ जाया कर। बच्चों की स्कूल बस को भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ने के लिए बोल दे तू, और बच्चे खाना यहीं पर खा लिया करेंगे। तुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। मैं बहू से बोलकर दोपहर में तेरा और बच्चों का खाना बनवा दिया करूंगी। इस पर श्रेया बोली, नहीं माँ, भाभी यूं ही परेशान हो जाएंगी। मैं अपनी परेशानी उनके सर पर क्यों डालूं। जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इस पर माँ बोली, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है। अगर तू ही ठीक नहीं रहेगी तो बाकियों का ख्याल कैसे रखेगी। और भाभी क्यों परेशान हो जाएंगे भला। रोज तो खाना बनाती ही है। अगर उसमें तेरा और दोनों बच्चों का खाना बढ़ जाता है तो कौन सा उसे अलग से मेहनत करनी है। और बर्तन धोने के लिए तो काम वाली आती ही है। बस थोड़ा सा खाना ही तो अधिक बनाना है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तू आ जाया कर। इतना मत सोच, तुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतनी दूर भाग दौड़ कर रही है, यहाँ थोड़ा आराम करके शाम को घर जाया कर। माँ के कहने पर श्रेया दोपहर में मायके पहुंच गई और दोनों बच्चों को भी वहीं बुला लिया। भाभी ने सबका खाना बना दिया था। 1-2 दिन तो भाभी ने खाना बनाकर खिला दिया, लेकिन तीसरे दिन भाभी ने हल्ला करना शुरू कर दिया। बोली, उनकी सास बीमार है तो मैं क्या करूं। मैंने उनका ठेका थोड़े ना ले रखा है। मैं अपने घर के काम करूं या उनके ससुराल के काम निपटाऊं। मेरी भी अपनी जिंदगी है। आपकी बेटी है, आप जानिए। मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा। मैं इतने लोगों का काम नहीं करने वाली हूँ। ये सारी बातें भाभी ने श्रेया के सामने बोल दी। श्रेया को बहुत बुरा लगा। उसने माँ से कहा, माँ, भाभी ठीक ही कह रही है। मेरे घर से ही आकर मैं सारे काम निपटाया करूँगी। बस 2-4 दिनों की और बात है, फिर तो मम्मी जी घर पर ही आ जाएंगी। श्रेया के भाई ने सुना तो उसे लगा कहीं श्रेया बुरा न मान जाए, इसलिए उसने उसे समझाया, देखो श्रेया, तुम्हें तो पता ही है घर की औरतों को कितना काम होता है। ऊपर से किसी और का अतिरिक्त काम पड़ जाना तो कोई भी औरत चिढ़ेगी ही। इसलिए आज तेरी भाभी ने थोड़े कड़े शब्द बोल दिए, तो उसे दिल पर मत लगाना लगाना। पर सच्चाई यह है कि तेरी भाभी को बहुत काम रहता है और वह परेशान रहती है। ऊपर से यह अतिरिक्त काम का बोझ वह सह नहीं पा रही है। तू ऐसा मत सोचना कि तेरे आने से हमें कोई दिक्कत है, पर मेरी पत्नी यानी कि तेरी भाभी जो कह रही है वो भी तो गलत नहीं है।
माँ ने यह निर्णय लेने से पहले मुझसे या मेरी पत्नी से एक बार भी पूछा नहीं था। आखिर तेरी भाभी भी तो थक जाती है, उसे भी तो आराम की ज़रूरत है। भाई ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से श्रेया को समझाने की कोशिश की। श्रेया बोली, हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ। मैंने तो माँ को पहले ही मना कर दिया था, पर माँ ने ज़बरदस्ती मुझे आने के लिए कह दिया। मुझे पता है घर के काम करने में बहुत ज़्यादा थकान होती है, और मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर क्यों डालूं? अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी भी तो करनी है। वो तो मम्मी बोली थी कि दोपहर में जब तू खिचड़ी देने अपनी सास के पास जाया करती है, तो उधर से अपने घर न जाकर यहाँ आ जाया कर, इसलिए मैं आ गई। चलो, कल से मैं नहीं आ रही हूँ, तुम लोग चिंता न करो। वैसे भी 2-4 दिन की बात है। यह बोलते बोलते भी श्रेया की आंखों में आंसू तो आ ही गए, क्योंकि वह अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, माँ के कहने पर आई थी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका भाई भाभी इस तरह से उसकी बेइज्जती करेंगे। पर वह बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन लाख रोकने पर भी आंसू आंखों में आ ही गए। इतनी देर से यह सब बातें श्रेया की माँ भी सुन रही थी, और अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह जोर से चिल्लाई, क्या बात कही तुमने? और बहू ने? शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? याद है, आज से 8 साल पहले जब तेरे जुड़वा बच्चे हुए थे और बहू की डिलीवरी जिस अस्पताल में हुई थी, वो तेरे घर से बहुत दूर था और श्रेया के ससुराल के पास था। श्रेया ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। तेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए थे, बहू 4-5 दिनों तक अस्पताल में थी। श्रेया ने तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी थी। उसने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली थी। वह तीनों टाइम का नाश्ता खाना लेकर समय पर हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। तेरे बच्चों को भी संभाल लेती थी, तेरी बीवी का भी ख्याल रख लेती थी। मुझे उसने अस्पताल में रहने नहीं दिया, और तुझे भी अपने घर में रखा। तू भी उसके घर में जाकर नाश्ता और खाना करता था। श्रेया की इसी सास ने कितने प्यार से तेरी बीवी के लिए गोंद के लड्डू, पंजीरी आदि बना कर दिए थे, और ढेर सारे मेवे भून कर दिए थे, क्योंकि जुड़वा बच्चे हुए थे और बहू को जरूरत थी। तुम्हें घर जाकर यह सब बनाने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि 2-2 बच्चों को संभालना आसान नहीं होता। और मैंने कितना मना किया था, फिर भी उन्होंने ढेर सारा मेवा और मिठाइयाँ बनाकर दे ही दी थी, जिसकी उस वक्त तेरी बीवी को बहुत ज़रूरत थी। तेरी बीवी उनकी क्या लगती थी, या तेरे बच्चे उनके क्या लगते थे? और उन्होंने तो रिश्तेदार समझकर अपना फर्ज निभाया था। और उस वक्त तो श्रेया ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों की वजह से उसे अतिरिक्त काम का बोझ पड़ रहा है। उसने तो तुम दोनों के लिए अपना दिन रात एक कर दिया था, और आज जब श्रेया को ज़रूरत पड़ रही है, तो तुम लोग स्वार्थी बन रहे हो, और स्वार्थी के साथ साथ श्रेया का अपमान करने पर उतारू हो गए हो। उस बहन का अपमान जिसने हर कदम पर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का साथ दिया है। अरे हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है, और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। श्रेया यहीं रहेगी जब तक उसकी सास अस्पताल में है। यह अपने घर नहीं जाएगी, और यहीं से वह अस्पताल जाया करेगी अपनी सास के लिए खाना लेकर। पहले तो सिर्फ दोपहर के खाने की ही बात की थी, अब तीनों वक्त का खाना यहीं बनेगा, और वह यहीं पर शिफ्ट हो जाएगी अपने बच्चों के साथ जब तक उसकी सास अस्पताल में है। तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन इस घर में रहना है तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। इस पर श्रेया की भाभी बोली, तो मम्मी आप भी सुन लीजिए, श्रेया दीदी ने हमारे लिए किया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे, पर यह उनका फर्ज था, क्योंकि वह बच्चों की इकलौती बुआ है, और हर बुआ अपने भतीजे भतीजी के लिए करती ही है। मैंने भी अपने भतीजे के लिए किया है, मैं भी वहाँ जाकर रही हूँ, लेकिन कोई ननंद की सास के लिए अपने काम की जिम्मेदारी नहीं बढ़ा था, और मैं भी नहीं करने वाली कोई भी काम। तो आपको जो करना है कीजिए, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। और श्रेया दीदी ने जो भी हमारे लिए किया है, यदि हमें पता होता कि इतने साल बाद वह इसका एहसान जताएंगे, तो हम उनकी कोई मदद लेते ही नहीं। इनका तो अच्छा है, पहले मदद करो फिर एहसान भी जता। वाह भाई, हमने नहीं बोला था श्रेया दीदी को ये सब करने के लिए, उन्होंने अपने मन से किया था। अब तो श्रेया की माँ का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। श्रेया को समझ में आने लगा था कि बात बिगड़ने लगी है। उसने माँ से कहा, माँ क्यों परेशान हो रही हो?
जैसे इतने दिन निकल गए हैं, 3-4 दिन और निकल जाएंगे, मैं जा रही हूँ अपने घर। तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। यदि मुझे पता होता कि इतना बवाल हो जाएगा तो मैं कभी यहाँ आती ही नहीं। इस पर माँ ने कहा, नहीं, अब तो तू यहीं रहेगी। मेरी बहू ने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, क्योंकि मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी बनाकर ही रखा। पर वो भूल रही है कि इस घर की मालकिन आज भी मैं ही हूँ, और इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। अभी भी इस घर में मेरे हुक्म चलते हैं। उसकी बकवास बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके मायके वालों ने उसका बच्चा होने पर झांकना तक जरूरी नहीं समझा था, सीधे उसके पहले बर्थडे पर आए थे। उसके लिए तो हर वक्त एक टांग पर खड़ी रहती है। और जिस ननद ने हर मुश्किल में इसका साथ दिया, आज वह ननद इसको भारी लग रही है, क्योंकि आज उसे दिक्कत है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि खुद को इस घर की मालकिन समझकर हुक्म चलाने की। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, यह घर श्रेया के पिताजी ने बनवाया है, और इस पर श्रेया का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का। तो श्रेया को किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए। इस घर की 50% हिस्सेदारी श्रेया की है, और यदि मैं चाहूँ तो 100% की हिस्सेदार हो जाएगी वह, क्योंकि यह घर मेरे नाम पर है। इसलिए समझ के रखो, मुझसे मत उलझना। सास की बात सुनकर श्रेया की भाभी ने कहा, अच्छा माँ जी, आपने यहाँ तक सोच लिया तो ठीक है, फिर आगे के सारे काम भी अपनी बेटी से ही करवा लीजिएगा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। श्रेया को समझ में आ चुका था कि बात बहुत बढ़ गई है। वह अपनी माँ को शांत करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी माँ शांत होने वाली नहीं थी। उसने श्रेया से कहा, श्रेया तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखाकर ही रहूंगी। इन लोगों ने समझ क्या रखा है बेटा? अरे बेटा बहू है तो क्या मेरे सिर पर चढ़कर नाचेंगे? हाँ, और क्या बोला बहू तुमने? अपने आगे के सारा इस काम श्रेया से करवा लूँ? वो तो वैसे भी वही करेगी, क्योंकि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। देख ली तुम्हारी औकात। और हाँ, इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे कोई काम, नहीं हमें तुम्हारी ज़रूरत। यह सुनकर श्रेया के भैया भाभी और श्रेया खुद भी हैरान हो गए कि माँ ऐसा कैसे बोल रही है। पर श्रेया की भाभी तो इकलौती बहू होने के गुमान में थी और खुद को घर की मालकिन ही मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि माँ गुस्से में ऐसा बोल रही है, उनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो उसने फिर अपना ताव दिखाया और बोली अच्छा माँ, तो अपना क्रियाकर्म भी श्रेया दीदी से करवा लीजिएगा, मुझसे और मेरे पति से कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब तो बहू ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, जिसे सुनकर श्रेया को भी बहुत गुस्सा आ गया। और श्रेया बोली, भाभी अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, तुम हमारे घर के बीच में मत पड़ो। अब श्रेया की माँ को समझ में आ चुका था कि उसकी बहू पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, और उसे इस बात का बहुत गुमान है कि वह उसकी इकलौती बहू है। वे बोली, ठीक है, अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो। और हाँ, मेरे क्रियाक्रम की चिंता करने की तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं इसका बोझ श्रेया के ऊपर डालूंगी, क्योंकि श्रेया की कोई गलती है ही नहीं, और ना ही उसने इस घर पर अपना हक जताया है। वह तो मेरी जिद है, और तुम इस गुमान में मत रहना कि मेरा क्रियाकर्म होगा नहीं। क्या जिसका कोई नहीं होता उसका क्रियाकर्म नहीं होता? कभी सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ? जिसका कोई नहीं होता उसका अंतिम संस्कार सरकार करवाती है। तो मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, आज तुमने अपनी असलियत मुझे ज़रूर दिखा दी। चलो, समय रहते तुम्हारी असलियत तो सामने आ गई। अब मेरे घर में तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। दोबारा कभी इस घर की ओर देखने की कोशिश भी मत करना। श्रेया के भाई भाभी को ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा था कि माँ डर जाएगी और अपना फैसला बदल लेगी, पर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि माँ से जितना उलझेंगे उतना ही नुकसान होगा। तब उन्होंने श्रेया के ऊपर जोर से चिल्लाया, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। यही तो तुम चाहती थी ना, इस घर पर कब्जा करना, जो तुमने आज कर ही लिया। श्रेया और उसकी माँ कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी श्रेया का पति अंदर आ गया, जो कि बाहर काफ़ी देर से उनकी बातें सुन रहा था। उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर श्रेया के भाई से कहा,
अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की? औकात में रहो। आगे कभी हिम्मत भी मत करना मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की। मैं काफी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की सारे बातें सुन रहा था और ये भी देख लिया कि कितने नीच सोच के हो तुम दोनों मियाँ बीवी। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने से पहले तुम्हें कुछ भी नहीं लगा? जरा सी शर्म नहीं आई? और सबसे बड़ी बात, मेरी बीवी के लिए तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला जिंदगी में दोबारा बोलने की सोचना भी मत। माँ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। श्रेया तो अपनी तरफ से पीछे हट रही थी, पर अब मैं कहता हूँ श्रेया यहीं रहेगी। उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। देखते हैं कौन क्या कर लेता है। और रही बात इस घर को हड़पने की, तो साले साहब किस दुनिया में जी रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि श्रेया के पास तुमसे कहीं ज़्यादा पैसा और प्रॉपर्टी है? वह इस तरह के 4 घर खरीद सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारे इस घर को हड़पने में अपना दिमाग लगाएगी? यह सब तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों के दिमाग में होता है। अब तुम लोग सुनो, मेरी पत्नी और अपनी माँ का जितना अपमान करना था कर लिया। अब अगर चाहते हो कि और ज़्यादा बात ना बढ़े तो चुपचाप अपनी माँ और मेरी पत्नी से माफ़ी मांग लो। नहीं तो जो फैसला माँ जी ने लिया है उसमें हम उनके साथ हैं। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है और ना हमें तुम्हारी कोई संपत्ति चाहिए। और हाँ, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपना एक अलग घर खरीद सको। ये मत सोचना कि मैं अपने पैसे का गुमान दिखा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत ज़रूर दिखा रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी को 2-4 दिन किसी के लिए खाना बनाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई कि बात यहाँ तक बढ़ गई। ननंद अगर भाभी के लिए करे तो वह ननंद का फर्ज, और यदि भाभी को नंद के लिए करना पड़े तो वह भाभी के लिए बोझ है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे नियम है तुम्हारे। यह तो श्रेया की बेवकूफ़ी ही है कि वह सबके बारे में इतना सोचती है। नहीं तो आज के ज़माने में सब अपना अपना लेकर चलते हैं। और यह भी श्रेया की बेवकूफ़ी है कि इतनी देर से वह तुम लोगों की बकवास खड़े खड़े सुन रही है। अगर उसकी जगह मैं होता तो 2 मिनट न लगाता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे इनसे बढ़कर कोई नहीं, और इनका अपमान मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। और तुमने तो मेरी बीवी के साथ साथ अपनी माँ का भी अपमान किया है। तुम दोनों तुरंत मेरी बीवी और अपनी माँ से माफ़ी मांगो या फिर इस घर से चले जाओ, जैसे कि बाजी ने तुमसे कहा है। श्रेया के भाई और भाभी को समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने ज़्यादा अकड़ दिखाई तो उनका अपना नुकसान है। उन्होंने चुपचाप अपनी बहन और माँ से माफ़ी मांग ली। इसके बाद श्रेया के पति ने कहा, श्रेया चलो हमें अपने घर चलना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मम्मी को मैं घर शिफ्ट करवा रहा हूँ। साथ में 1 हफ्ते के लिए एक नर्स भी रहेगी और डॉक्टर हर दूसरे दिन आकर चेकअप कर लेंगे और ज़रूरी दवाइयाँ दे देंगे। अब तुम्हें अस्पताल और घर के बीच दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर से ही माँ की देखभाल कर सकोगी। तो चलो जल्दी घर चलो, मैं मम्मी को अस्पताल से लेकर घर पहुँचता हूँ। तुम तब तक घर पर माँ के लिए सारी तैयारी कर लो और उनका रूम ठीक करो। और इसके बाद श्रेया के पति ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप यह मत समझिएगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा और श्रेया का आपसे कोई मनमुटाव है। मैं आज भी आपका दामाद हूँ और हमेशा रहूँगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़े बस एक फ़ोन कीजिएगा, मैं और श्रेया हाजिर हो जाएंगे। आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। आपका यह बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा और आप बीच बीच में आकर हमारे घर भी रह सकती है, क्योंकि बेटे का भी फ़र्ज होता है माँ की सेवा करना। आप यह मत समझिएगा कि बेटी के घर कैसे जाऊँ। आपको तो मेरी माँ का नेचर पता ही है, उन्हें बहुत खुशी होगी आपके आने से। श्रेया की माँ ने कहा, हाँ बेटा मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी माँ जैसी भाग्यशाली नहीं हूँ। मुझे तो न बेटा ढंग का मिला और न बहू ढंग की मिली। बहू भी ऐसी मिली है जिसे 2 दिन ननद को खाना खिलाना भारी पड़ गया। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलो तुम लोग अब जाओ, तुम्हें अस्पताल से समधन जी को घर लाना है। मैं कल उनसे मिलने आऊँगी तुम्हारे घर। तुम लोग कोई चिंता मत करना। बस इस घर में अभी भी मेरा ही हुक्म चलता है और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी
गुमान। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।